नमस्कार। बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की क्रिया विधि क्या है उसके बारे में जानेंगे। इस पूरे डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन कैसे होता है। चूँकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, कोशिका द्रव्य में यह पूरी प्रक्रियाएं होंगी। तो देखते हैं कि कैसे अनुलेखन होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी ये देख चुके हैं कि अनुलेखन के लिए कौन कौन से आवश्यक पदार्थ चाहिए, वो देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो द्विलड़ीय डीएनए है, इस द्विलड़ीय डीएनए से यह आरएनए पॉलीमरेज का जो पूरा होलो एंजाइम है, इस द्विलड़ीय डीएनए के प्रोमोटर से जुड़ जाता है। इस पूरे एंजाइम को होलो एंजाइम कहेंगे। इसकी 5 श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसको प्रोमोटर से जुड़ करके यह एक क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे ही क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, वैसे डीएनए का लिप्टन और डीएनए में मौजूद क्षारों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ये टूटना शुरू हो जाता है और ये दोनों लड़ियाँ एक दूसरे से अलग हो जाती है। डीएनए लड़ी में 3 से 5 लड़ी का, ये 3 से जो 5 ध्रुव वाली लड़ी है, इसी लड़ी का प्रतिलेखन होता है। अब यही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ करके यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन की सहायता से अनुलेखन को प्रारंभ करता है। इसमें जब जैसे ही दोनों लड़ियाँ अलग होती है तो 3 से 5 ध्रुव वाले लड़ी में मौजूद क्षार जो होते हैं वो अपने अनुपूरक राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को आकर्षित कर लेते हैं, जिससे राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो साइटोप्लाज्म में रहता है वो तीसरे OH पर चला जाता है और वहां जाने के बाद इस ट्राइफॉस्फेट का पायरोफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट में विखंडन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि पायरोफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट में विखंडन होता है। चूंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में केवल एक ही अणु फॉस्फेट का भाग लेता है। यहाँ 3 अणु हैं, ट्राइफॉस्फेट के रूप में हैं, इसलिए यहाँ पायरो और मोनो के रूप में विखंडन होता है। अब पायरोफॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस यानी जलांशन होता है और यह जलांशन द्वारा हाइड्रोलाइसिस के बाद एनर्जी रिलीज करता है। अब रह गया मोनोफॉस्फेट। यही मोनोफॉस्फेट तीसरे OH से जुड़ जाता है और संबंधित न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है। इसी क्रम में अनुलेखन की प्रक्रिया जारी रहती है। अनुलेखन प्रारंभ हो जाता है। इसमें आपने देख लिया। दूसरे फिगर में हम देखेंगे कि जब अनुलेखन जारी हो जाता है तो 9 न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, जैसे ही 9वां न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, यानी 8 न्यूक्लियोटाइड के निर्माण के बाद 9वें न्यूक्लियोटाइड के निर्माण के समय इस आरएनए पॉलीमरेज में जो सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर है, इस आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है। अलग होने का प्रभाव क्या देखिए। अब जैसे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा था तो एंजाइम में गति कम थी। जैसे ही यह सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अलग हुआ या होलो एंजाइम से अलग हुआ, यह बना लिया अब कोर एंजाइम। सिग्मा कारक के अलग होते ही आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम के रूप में हो जाता है। कोर एंजाइम तीव्र गति प्रदान करता है। यह प्रति सेकंड 40 न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करने में सक्षम होता है। अब ये लगातार अनुलेखन हो रहा है। सबसे अंतिम स्टेप में देखेंगे हम कि ये नया लड़ी जो बन रहा है, नया आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो हो रहा है, इसमें सांचा के ऐसा छोर आता है, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज सांचा क्षार के एक ऐसे बिंदु से जुड़ जाता है जहां पर कुछ टर्मिनेशन कोडोन पाए जाते हैं। टर्मिनेशन कोडोन के रूप में UUA, UGA, UAG पाए जाते हैं। वहां वो जुड़ करके अनुलेखन का समापन कर देता है। वहां पे एक विशेष प्रोटीन भी होता है, जुड़ने में मदद करता है। रहोप फैक्टर है, वो रहोप फैक्टर है। यही आरएनए पॉलीमरेज को टर्मिनेशन पॉइंट से जुड़ने में मदद करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन बिंदु से, समापक बिंदु से जुड़ करके अनुलेखन का समापन कर देता है। दूसरा, ये रहोप फैक्टर का यह भी काम है कि जब जो नया लड़ी बन रहा, आरएनए का नया लड़ी ट्रांसक्रिप्ट जो हुआ है, इस लड़ी को
सांचा क्षार से अलग करने का कार्य इस रहो फैक्टर के द्वारा होता है। अब यह रहो फैक्टर इस नए आरएनए लड़ी को अलग कर देता है। इस प्रकार अनुलेखन की प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है। जैसा कि आपने देख लिया कि यह प्रोकैरियोटिक सेल में अनुलेखन है। इसके बाद के हम वीडियो में जानेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन कैसे होता है। धन्यवाद।